हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें दिखाई दे रहा है दलपुंज। आज हम आपको बायो बताने वाले हैं। बायो के चैप्टर फर्स्ट लेकर आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हम लेकर आके आए हैं। तो जो इसमें है, मैंने अपने हाथों से तैयार किया है नोट्स। सो आप लोग देख लीजिए। ये दलपुंज, ये यूपी बोर्ड में पूछा भी जाता है। यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है सारे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर है दलपुंज। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दलपुंज। तो जो ये दलपुंज है, यहाँ पर ये दिया गया है। दलपुंज ये पुष्प का द्वितीय चक्र है, जो प्रायः रंगीन होता है। ये सभी संयुक्त अथवा पृथक पृथक हो सकते हैं। मतलब जो दलपुंज होता है, ये पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है, उसे हम उसी में दलपुंज होता है। यह रंगीन होता है और संयुक्त रूप से ये अलग अलग हो सकते हैं। मतलब इन्हें आप एक में भी देख सकते हैं और अलग अलग भी देख सकते हैं। दलपुंज को आप इंग्लिश में कोरोला भी कहते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट है आपका पुमंग। ये तो पुमंग है आपका, ये दलपुंज का, ये दलपुंज या परितंत्र के अंदर का चक्र है। इसमें पुंकेसर के समूह को एंड्रोसियम पुमंग कहते हैं। इसमें पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है, जहाँ परागकण या लघुवीजाणु निर्मित होता है। कितना सिंपल है भाई। देखो, ये दलपुंज है, ये दलपुंज या परितंत्र के अंदर का चक्र है। इसमें पुंकेसर के समूह को एंड्रोसियम पुमंग कहते हैं और पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है, जहाँ परागकण या लघुवीजाणु निर्मित होता है। कितना ईजी है। आप इसे, ये पुंकेसर क्या है? पुंकेसर है पुष्प का नर जनन अंग है। कितने सिंपल में आप लोग बता सकते हैं। जयांग या स्त्रीकेसर, ये आप लोग देखिए। जयांग जो है, ये है जयांग या स्त्रीकेसर। सॉरी, एक मिनट। जयांग या स्त्रीकेसर, जयांग या स्त्रीकेसर पुष्प का चौथा या आखिरी चक्र है। पुष्पासन के केंद्र में स्थित होता है। ये पुष्प का मादा जनन तंत्र है। इसमें जयांग की इकाई को स्त्रीकेसर या अंडक कहते हैं। प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं। आधारीय निचला खुला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय से जुड़ी हुई एक पतली नलीनुमा संरचना वर्तिका कहलाती है। अग्रस्त छोर पर स्थित भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। अब जो आपका अगला है वो है लघु बीजांडधानी। ये कभी कभी लघु बीजांडधानी से रिलेटेड फिगर भी पूछ लेता है, वो आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसका फिगर भी प्रोवाइड कर देंगे। सो आपका जो लघु बीजांडधानी है उसे आप लोग देख लीजिए। लघु बीजांडधानी किसी भी प्राक कोश के अनुप्रस्थ काट में प्रायः 2 पालियाँ होती हैं। ये पालियाँ परस्पर एक महीन संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं एवं समन्वय ऊतक की बनी होती है। इस प्रकार प्रायः प्राक कोश पालियों में प्रायः 2 प्राक कोश होते हैं, जिन्हें प्राकुट या लघु बीजांडधानी कहते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक प्राक कोश में 4 लघु बीजांडधानियाँ पाई जाती हैं। जो आप देखेंगे प्राक कोश होता है, उसमें 4 लघु बीजांडधानियाँ पाई जाती हैं। वो कैसे रहती हैं? मान लीजिए ऐसे हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे ऐसे रहेगा, और उसमें ऐसे मतलब ये सब टोटल 4 जो होंगे वो आपके लघु बीजांडधानी होंगे। मतलब आप लोग कुल मिला के समझ लीजिए, जो पुष्प के अंदर का भाग होता है उसमें लघु बीजांडधानी पाई जाती है। पराग कोश के अंदर का जो भाग होता है उसमें लघु बीजांडधानी पाई। और टेपिटम, हाँ, ये टेपिटम तो मतलब वाइवा में आपसे पूछेंगे, बोर्ड में भी आ सकता है, लेकिन वाइवा में पूछेंगे, ये मैं श्योर बोल रही हूँ, क्योंकि वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एकदम डीपली उठाकर। तो टेपिटम आप लोग देख लीजिए। टेपिटम या पराग कोश की बाहरी परत को एटोसीथियम तथा सबसे अंदर की केंद्रीय परत को टेपिटम कहा जाता है। जो पराग कोश का बाहरी परत होता है उसे एटोसीथियम तथा सबसे अंदर की केंद्रीय परत को टेपिटम कहा जाता है। टेपिटम का कार्य, मतलब जब वाइवा में जो एग्जामिनर आएंगे वो आपसे पूछेंगे टेपिटम का कार्य, तो टेपिटम का कार्य क्या रहेगा? टेपिटम का कार्य है पराग कोश का पोषण करना। पराग कोश का पोषण करना। ओके। सो आपका जो है लघु बीजांड जनन या युग्मक जनन। परागकण या लघु बीजांड से पूर्व विकसित नर युग्मक या नर युग्मक भित्ति के निर्माण की समस्त प्रक्रिया को लघु युग्मक जनन या ये प्रक्रिया परागकण से पूर्व होती है। मतलब कुल मिलाकर आप लोग समझिए, जो परागकण होता है, परागकण या लघु बीजांड से पूर्व विकसित नर युग्मक या नर युग्मक भित्ति के निर्माण की समस्त प्रक्रिया को लघु बीजांड जनन या लघु युग्मक जनन कहते हैं। और जो इसमें समस्त प्रक्रिया मतलब परागण से पूर्व होती है, पूर्ण होती है। अब यहाँ पर आप लोग आइए, बीजांड द्वार। अध्यावरणी के प्रसव मिलने के समांतर कुछ संकर क्षेत्र शेष रह जाते हैं, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। कितना शॉर्ट। ये जब आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका आ गया गुरु बीजांड जनन। प्रत्येक बीजांड काय में प्रायः एक गुरु बीजांड मात्र कोशिका भित्ति होती है, जिसे गुरु बीजांड का निर्माण होता है। ये समस्त प्रक्रिया मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। गुरु बीजांड जनन कहलाती है। गुरु बीजांड मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजांड निर्मित होते हैं।
अब आपका आ गया भ्रूणकोश या मादा। अंडक उपकरण के बीच की कोशिकाएं अंड कोशिका कहलाती हैं। इनके बीच दो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन से में सहायक होती हैं, और इस प्रकार से विकसित कोशिकाएं पोलिवोनेटम भ्रूण कहलाती हैं। परागण परागणों के कणों से परागकोश का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब आता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ये स्वपरागण जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो देयर आर 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब इनकी जो अवस्था होती है वो दो अवस्था होती है। प्रथम अवस्था जो होती है इसमें जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, क्रिया प्रथम अवस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था होती है जिसमें एक ही पादप के पुष्प के परागण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागण की इस अवस्था को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ये आपके ऑप्शनल में आ सकता है, मतलब आपसे ऑप्शन में मतलब 1 नंबर में पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा 1 नंबर में। वैसे तो आना चाहिए 4 या 5 नंबर में। स्वपरागण से लाभ, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सो आपके हाफ एयरली और जो प्री बोर्ड होता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता है। इसमें परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इससे अधिक परागणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परागण से हानियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती हैं जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, छोटे एवं कमजोर हो जाते हैं। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, इससे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। सो आपको हम आज यहाँ तक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगली क्लास हम सेकंड क्लास भी इसकी लेकर के आएंगे। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगली क्लास हम फिर लेकर के आएंगे। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से देखते होंगे। सो और आपके लिए हमारा छोटा सा प्रयास बहुत ही आपके लिए मदद करेगा। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।